तो ये क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए क्यूब ऑफ एयर हैविंग साइड लेंथ L। तो आप क्या कहोगे, सॉल्यूशन में क्या कहेंगे? हम जानते हैं कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज करते हैं उसमें एनर्जी स्टोर हो जाता है इन टर्म्स ऑफ अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स एंड एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन। तो आप कहोगे ED, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी कितना है? हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन 0। वॉल्यूम कितना है एयर का? दिस इज जूल्स पर मीटर क्यूब। एयर का वॉल्यूम कितना है? साइड लेंथ L है तो L क्यूब। तो एनर्जी कितना स्टोर हुआ? एनर्जी स्टोर्ड इज एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इट इज हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन 0 L क्यूब। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द डाइलेक्ट्रिक। ओके, सो सिंपल क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया? एनर्जी डेंसिटी कैसे गंदा दिख रहा है, एनर्जी डेंसिटी अब सुंदर दिखा। हो गया? ओके, नाउ लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड। मैं यहाँ को इसको जगह को मिटाता हूँ टू गेट सम राइटिंग स्पेस हियर। तो मैं इसको खत्म करता हूँ यहाँ से। हो गया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2। टू कैपेसिटर्स आर इन सीरीज। हाँ, फर्स्ट केस टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 आर इन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, दो कैपेसिटर C1 C2 सीरीज में हैं, कोई एक बैटरी के क्रॉस में लगे हैं। पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। नाउ व्हाट इज सेम? Q इज सेम ऑन बोथ। दोनों में Q बराबर है। सो एनर्जी का क्या फॉर्मूला लेंगे? Q स्क्वायर बाय 2C। एनर्जी का फॉर्मूला हो गया Q स्क्वायर बाय 2C। So energy in the first capacitor by energy in the second capacitor is Q square by 2C1 into Q square by 2C2. So it is coming out to be C2 by C1. So the energy stored is in the ratio C2 by C1. This is for bit number 1. But when they are in parallel, the potential difference across them is same. You have applied a constant voltage across these. Whatever is the voltage you have applied, that is appearing across each of the capacitors. आप जानते हो कि अभी V is same, पैरेलल में दोनों में V बराबर हो गया। तो C1 में और एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लेंगे? हाफ CV स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला है। तो एनर्जी इन द फर्स्ट वन बाय एनर्जी इन द सेकंड वन इज कमिंग आउट टू बी हाफ C1 V स्क्वायर बाय हाफ C2 V स्क्वायर। So it is C1 by C2. So when they are in parallel, the energy stored are in the direct ratio of their capacitance, and when they are in series, the energy stored is in the inverse ratio of their capacities. Okay. Now point number 2 आप लोग लिख लिए, पॉज लगा के लिखो, ठीक है? Now question number 3. Question number 3. Question number 2 आप लोग लिख चुके होंगे। Question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्या? कंडक्टिंग स्फीयर हेल्ड। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्या बोल रहा है कि देयर इज ए कंडक्टिंग स्फीयर, देयर इज ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r बियरिंग ए चार्ज q, रेडियस स्मॉल r ले लेते हैं। हाँ, तो चार्ज है इसमें q। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर? अब एनर्जी स्टोर निकालने के लिए वी हैव गॉट 4 डिफरेंट मेथड्स। 2 मेथड्स वी हैव ऑलरेडी सीन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना? What is the work done in isolated system? Energy stored in an isolated system charges is defined as the work done in making the system by bringing the charges one by one from infinity to their corresponding positions against the electric field, or half of sum of energy associated with individual charges. 2 methods we have already seen. Now the third method we shall see. Energy stored is in terms of hello. क्या? तुम जाओ रे। यस, ये पक्का आदमी दोबारा करेगा। इससे पहले हम लोग इसको हेलीकॉप्टर में बैठाएंगे, एयरप्लेन में। हाँ, ठीक है। सो इफ Q is the charge here, then we know 2 methods to find out the energy, that is in electrostatics we have already discussed. Now we shall see 2 more methods.
this capacitor, this is forming a capacitance effect around it. Okay, then you say what is the energy stored? Energy stored is equal to half q square by c, and q square capacitance of the isolated sphere is 4 pi epsilon r, depending upon the permittivity of the surrounding medium. If it is oil, it will be epsilon 0 into epsilon r. If it is air only epsilon 0. So dielectric medium जो है उसका epsilon को यहाँ पर ले लिए. So it is coming out to be q square by 8 pi epsilon r is the energy stored in the capacitor. Okay, how to prove it? Earlier also, whatever method we have followed, we have got the same formula. Okay. Now, if you want to check using a second method also, where this energy is stored? This energy is stored in the surrounding dielectric. We can prove it. Where this energy is? In the surrounding dielectric. Energy is stored. Energy is stored in the surrounding dielectric. They may ask you a question otherwise, making simple things complicated. How they will ask you? Suppose this is what is the sphere. At a distance x from here. Here is a, if you consider a spherical shell of thickness dx. This is spherical shell of thickness dx. Remember, कोई दिमाग में आया तो वही आ जाएगा एग्जाम में. dx thickness का कोई एक spherical shell लिए जिसका radius x है. Now what is the volume of this? Volume is coming out to be 4 pi x square dx. हाँ, तो क्या पूछेंगे? Here is a charged sphere of radius r at a distance x from the center of the sphere. The electric field is E. Suppose E is a function of x. If E is the function of x, what does this quantity represent? 4 pi x square dx integration 0 to infinity. R to infinity. What does it represent? What is this? Okay. What is this? They will ask you what is this quantity. What is given? I am talking only for J. Remember. बाकी वाले भूल जाओ. Anyway. So, what does this quantity represent? Now, if you carefully notice, Ex is the electric field here. Whatever is the electric field here, same is here, same is here, same is here, same is here, same electric field everywhere. So, what is the energy stored per unit volume of this? Half square epsilon. It is half square epsilon. Okay. Then what is the energy stored in this small volume into volume of this 4 pi x square dx? Are you getting? This is what is the energy stored in this volume. In this volume, this much energy is stored in this volume. Then what is the total energy stored in the dielectric? R to infinity, because electric field exists up to infinity. That gives you the total energy stored. What is that? Q square by 4 pi epsilon r. But that is the total energy. But here you are given the expression Ex square 4 pi x square dx means half and epsilon r missing. So what is the energy? What is the value? Just multiply 2 divided by epsilon. Are you getting? They will ask you what does this quantity represent. They will take 4 pi also. What does this quantity Ex square into x square dx, what does it represent? You must understand what does it represent. क्या होगा आंसर हमारा? ये जो इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे ये क्या देगा? अगर ये यहाँ पे तो हाफ होता और एक एप्सिलॉन होता तो एनर्जी होता q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन. अब इसको निकाल के इंटीग्रेट करो. You find out E at any distance x, then go for this expression, derive and integrate from r to infinity. You will see you are getting the same thing. That energy stored in the dielectric. That is for your practice. You can do it. जो लोग जेई के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो वो इसको करने की जरूरत नहीं, थोड़ा मैं बता दिया. तो अगर हम इस चीज को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर एप्सिलॉन और 2 नहीं था तो एप्सिलॉन किधर ले आओ, 2 किधर ले आओ तो हो जाएगा 2
एप्सिलॉन का स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे ऊपर 2 आ गया, ये एप्सिलॉन को भगाओ, इसमें अगर एक एप्सिलॉन होता, यहाँ पर एक हाफ होता, ये पूरा क्वांटिटी कितना होता, ये होता, इधर हाफ एप्सिलॉन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर भी हाफ एप्सिलॉन मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर हाफ एप्सिलॉन मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी कमिंग आउट टू बी इसका वैल्यू क्या है वो पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा, यू विल सी दिस क्वांटिटी, इधर हाफ एप्सिलॉन मल्टीप्लाई कर दिए तो इधर भी हाफ एप्सिलॉन मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ एप्सिलॉन मल्टीप्लाई कर देंगे तो एप्सिलॉन कट जाएगा, क्या मिलेगा, q स्क्वायर बाई 8 पाई r। इन आवर एक्सप्रेशन अगर ये हाफ एप्सिलॉन इतना होता तो क्या वैल्यू होता, q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन, सॉरी ये यहाँ पर गलत हो गया, 2 into 4 is 8, हाँ ये 8 होता, अगर हाफ एप्सिलॉन ये होता तो ये 8 होता, ये हाफ नहीं है, इधर हाफ एप्सिलॉन मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू हो गया, ये हाफ एप्सिलॉन इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई करते इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, एप्सिलॉन मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, q स्क्वायर बाई हाफ एप्सिलॉन, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर कर दी इधर कर दी, ओ अच्छा मल्टीप्लाई होने से ये चीज हुआ, तो खाली ये चीज क्या होगा, 2 ऊपर आएगा एप्सिलॉन नीचे आएगा, सो यू टू सी इट विल बी 2 बाई एप्सिलॉन, मतलब अगर हाफ एप्सिलॉन नहीं रहेगा तो 2 बाई एप्सिलॉन होगा ये। नाउ इट इज q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर r। रिपीटिंग लॉजिक क्या है, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, एनर्जी रेशियो इनटू वॉल्यूम, इन व्हिच स्पेस, इन द एंटायर स्पेस अराउंड द स्फीयर। If you want to calculate this quantity, find out E at a distance x, kq by x square, then find the square of that, multiply 4 by x square dx, integrate r to infinity, you will find the energy stored in this region। मेरा कहने का मतलब है ये कंसेप्ट जानने से ही आप एनर्जी किधर गया, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, वो सब प्रेडिक्ट कर सकते हो। If you know it is energy, where it is, how it is, in which form it is, unless until you know, you cannot solve numericals for J level। बोर्ड में तो Q दिया रहेगा, C दिया रहेगा, V दिया रहेगा, एनर्जी निकालो, हाफ CV स्क्वायर, Q स्क्वायर बाई 2C और हाफ QV, 3 फॉर्मूले, ठीक है। तो एनर्जी कहां पर है, ये एनर्जी, दिस एनर्जी इज इन द सराउंडिंग, ओके, दैट इज व्हाट वी आर सीइंग हियर। अच्छा, सो वेयर दिस एनर्जी इज, द एनर्जी इज इन द सराउंडिंग। A parallel plate air capacitor C was charged to V volt, then the battery was disconnected। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, once the battery is disconnected, the charge and the capacitor will remain constant, है ना। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लू हुआ, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे, here Q is constant। अब ये कैपेसिटर था C, हम क्या किए, जो भी स्पेसिंग था, मान लो D था स्पेसिंग, कैपेसिटर C था, क्या किए, इसका स्पेसिंग को डबल कर दिए, स्पेसिंग को डबल कर दिए तो अब चार्ज कैपेसिटेंस क्या हो गया, C/2, और चार्ज इज द सेम, इसमें अगर Q चार्ज था इसमें भी Q चार्ज ही है, बिकॉज द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। सो व्हाट इज द एनर्जी हियर, इनिशियल एनर्जी वाज Q स्क्वायर बाई 2C, फाइनल एनर्जी क्या है, Q स्क्वायर बाई 2C बाई 2, सो Q स्क्वायर बाई C, सो एनर्जी हैज इंक्रीज्ड। So what is the work done in doing so? It is change in energy जो आप work किए, that has increased the energy of the system. So it is coming out to be Q square by C. This was Q square by 2C. What is the difference? Q square by C minus Q square by 2C is equal to Q square by 2C. But what is Q? Q is CV. Q is C and initial voltage was V. So Q is equal to CV. Putting Q is equal to CV, it is coming out to be half CV square. So the work done in expanding the capacitor or increasing the separation between the plates to develop its original value is half CV square. Is that clear? आसान क्वेश्चन था, जवाब डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग इसको समझ गए हो गया, मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग पॉज लगा के लिख लो जो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन टू 5 क्या है,
A capacitor of 6 microfarad charged to 10 volt was switched on। मतलब हुआ क्या, हुआ ये कि एक कैपेसिटर था जो कि 6 माइक्रोफैराड का था। कितना वोल्ट में चार्ज हुआ था? 10 वोल्ट में चार्ज हुआ था। इसको लेके किसी एक दूसरे कैपेसिटर के क्रॉस में और उसका चार्ज नहीं दिया है तो हम लोग कहेंगे ऑन चार्ज कैपेसिटर है। 14 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, उसके क्रॉस में हम लोग इसको स्विच ऑन कर दिए। When you switch it on, what will happen? Now, what was initial energy? Initial energy was half 6 10 square is 300 microjoules. What was the initial charge? Initial charge was 6 into 10. Charge is C into V. CV is 6 into 10 is nothing but 60 microcoulomb. फाइनली आप देखोगे ये प्लेट पे जो चार्ज था उसमें से कुछ आ जाएगा इसमें, लेकिन टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल रिमेन सेम। तो आप क्या कहोगे? फाइनली दिस इज Q2, हाउ मच? सेम 60 माइक्रोकूलम। व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस C2? नाउ दिस टू आर इन पैरेलल, सो 6 plus 14 is 20 microfarad। Then what is the energy in the second case? You say the energy is half Q2 square by 2C2, sorry हाथ नहीं रहेगा, Q2 square by 2C2। Q2 square means 36 और 60 का स्क्वायर by 2C2। मैं माइक्रोकूलम को माइक्रोकूलम रखता हूँ, ये माइक्रोफैराड है, तो C2 का वैल्यू कितना था? C2 का हो गया 20 माइक्रोफैराड। तो कितना हो गया? ये आंसर किस में आएगा? क्योंकि ये माइक्रोकूलम में है, ये माइक्रोफैराड में है, तो आ जाएगा माइक्रोजूल्स। माइक्रोजूल्स ये कितना हो गया? इट इज कमिंग 20 33 60 180/2 इज 90 माइक्रोजूल्स। तो पहले क्या एनर्जी था भाई? 300 माइक्रोजूल्स। अब क्या एनर्जी है? 90 माइक्रोजूल्स। कहाँ गया रेस्ट एनर्जी? दिस रेस्ट एनर्जी इज dissipated in the dielectric of the first as well as the second capacitor. The first dielectric is discharging, second dielectric is charging. Both the place electromagnetic waves will be emitted in terms of heat. So heat energy will be developed. So what is the heat generated in the process? You say heat generated is equal to initial energy minus final energy. Initial energy was 300, final energy is 90. So 300 minus 90 is 110. ऐसा नहीं, 210 माइक्रोजूल्स। दिस मच हीट इज जनरेटेड। जानने के लिए आप लोग लिख सकते हो दिस हीट इज जनरेटेड इन द डाइलेक्ट्रिक ऑफ द कैपेसिटर्स। दोनों कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक में एनर्जी लॉस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लिए। समझ में आया? इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, बोर्ड लेवल क्वेश्चन। ठीक है, मेडिकल एंट्रेंस में भी छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया आप लोगों को? लिख लो, पॉज लगा के लिख लो। नाउ विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। इसको मिटाते हैं। हो गया ये? क्या किया? मैं निकाल दिया कि व्हाट इज द इनिशियल चार्ज, इनिशियल कैपेसिटेंस, व्हाट इज द फाइनल चार्ज, फाइनल कैपेसिटेंस। डिफरेंस इन एनर्जी इज द हीट जनरेटेड। और डिफरेंस इन एनर्जी में क्या देख रहे हैं कि फाइनल एनर्जी इज लेस देन इनिशियल एनर्जी। जो लॉस हुआ एनर्जी कहाँ गया? इट इज जनरेटेड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इट इज लॉस्ट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज ए वेरी रेगुलर क्वेश्चन। हम लोग इसको याद रख लेंगे, बहुत जरूरी है ये। अगर आप पहले भी देखे होंगे कि 1000 सिमिलर ड्रॉप्स, ईच ऑफ कैपेसिटेंस C कंबाइन व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस, ईच ऑफ पोटेंशियल V कंबाइन व्हाट इज द नेट पोटेंशियल। और सब चीज हम लोग देखें, डायरेक्टली उस फॉर्मूला को लगा के भी कर सकते हैं। और एल्स अगर आ गया बोर्ड में लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या? सपोज ईच ड्रॉप हैज रेडियस R, capacitance C, charge Q. Now 1000 drops are there. The bigger drop has radius capital R. 1000 droplets जुड़ गए हैं, जुड़ के हो गया तो इसका सारे का चार्ज एक जगह हो गया।
1000 Q और कैपेसिटेंस से C फाइनल। ओके, नाउ व्हाट वाज द इनिशियल एनर्जी? आप कहोगे इनिशियली क्या? अच्छा, ये तो रिलेशन मालूम है कि इसका इनटू 1000 बन गया क्या ये, तो वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम रिमेन सेम। अगर वॉल्यूम सेम रहा तो कहेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू इंटू 1000 इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। इससे पता चला आर इज इक्वल टू 10R। कितना सिंपल है। इसका मतलब अगर 4 पाई एप्सिलॉन आर को हम C कहेंगे तो C डैश क्या हो गया और C फाइनल क्या हो गया? C फाइनल हो गया 4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल आर, दैट इज 10C। ओके, व्हाट वाज द इनिशियल एनर्जी? इनिशियल एनर्जी वाज एनर्जी इन वन ड्रॉप, एनर्जी इन वन ड्रॉप इंटू 1000। हर एक ड्रॉप में क्या एनर्जी था? कितना था? Q²/2C इंटू 1000। फाइनल एनर्जी क्या हो गया? फाइनल एनर्जी इज कमिंग आउट टू बी, ओके, फाइनल एनर्जी इज कमिंग आउट टू बी, चार्ज कितना हो गया अभी? चार्ज हो गया है 1000 Q, सारा चार्ज जुड़ गया है 1000 Q का स्क्वायर बाय 2 इंटू C के जगह क्या लिखेंगे? C के जगह लिखेंगे 10C। ओके, एंड यू सी ये कितना था? जो भी था, इट इज कमिंग आउट टू बी 500 Q²/C। ये कितना हो गया? इट इज कमिंग आउट टू बी 10 to the power 6/10, 10^5, that is 5 into 10^4, 5 into 10^4 Q²/C। See what a huge increase in energy। एनर्जी बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? बिकॉज दे आर ऑल हैविंग सम पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस आर ब्रॉट क्लोज, वर्क इज डन अगेंस्ट द सिस्टम रिपल्शन फोर्स, पॉजिटिव चार्जेस आर रिपेलिंग ईच अदर, यू आर ब्रिंगिंग देम क्लोज, सम वर्क इज डन, हु इज ब्रिंगिंग देम क्लोज? द सरफेस टेंशन फोर्स, बिकॉज व्हेन स्मॉल ड्रॉप्स combine they become a bigger drop, so because of the surface tension force the charges are pulled towards each other, so energy of the system is increasing। So what was the question? What is the final electrostatic energy? फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज दिस। इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या था? Q²/2C, वो दिया है E0। क्या दिया है हमें? दिया है कि हर एक ड्रॉप में एनर्जी कितना था? E0 इज इक्वल टू, दिया है E0 करके यहाँ पे, है ना? तो हम क्या कहेंगे? E0 का वैल्यू क्या था? Q²/2C। तो Q²/2C अगर E0 हो गया तो ये कितना हो गया? इट इज कमिंग आउट टू बी 25,000 E0। so you say the final energy will be 25,000 E0। एक ड्रॉप में एनर्जी E0 था, 1000 ड्रॉप में 1000 E0 था, बट जोड़ने के बाद बन गया 25,000 E0। इंक्रीज इन एनर्जी इज 24,000 E0। आर यू गेटिंग? समझ में आया? हाँ, अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हो गया। सो फाइनल एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप विल बी 25,000 E0। तो क्या लिखेंगे पहला क्वेश्चन में? देखो तो पहला क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पर एक पेयर ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर से, इनर स्फीयर का रेडियस r है, आउटर स्फीयर का रेडियस 2r है। इनर वाला स्फीयर के अंदर भरा हुआ है जो डाइलेक्ट्रिक, उसका परमिटिविटी ε1 है, दोनों के बीच में जो है वो ε2 है, बाहर जो डाइलेक्ट्रिक है, जो मीडियम है, उसका परमिटिविटी ε3 है। वोल्टेज भी अप्लाई किया गया, एनर्जी पूछा है, तो कैपेसिटेंस इफेक्ट से एनर्जी स्टोर होगा। तो कौन सा कैपेसिटर? हम तो जानते हैं हर एक डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर जैसे बिहेव करता है, लेकिन एनर्जी तो वो डाइलेक्ट्रिक स्टोर करेगा जिसके क्रॉस में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो व्हिच डाइलेक्ट्रिक विल एग्जिबिट कैपेसिटेंस इफेक्ट? जबकि हर एक डाइलेक्ट्रिक का अपना अपना कैपेसिटेंस है, तो हम क्या कहेंगे? कैपेसिटेंस इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय ए डाइलेक्ट्रिक
if it is exposed to electric field। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कहाँ पे होगा, अगर यहाँ पे कोई चार्ज होगा, यहाँ पे चार्ज होगा, लाइन्स ऑफ फ्लक्स विल गो लाइक दिस, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली इन द स्पेस बिटवीन द टू। सो द स्पेस बिटवीन द टू, स्पेस between two spheres will give capacitance effect। तो बताओ इसमें कैपेसिटेंस कितना आएगा, इट इज 4 पाई एप्सिलॉन AB by B मैंने से AB मीन्स R into 2R इनर का रेडियस, आउटर का रेडियस बाय B मैंने से 2R minus R, so ये कितना आया 2R square by R is 2R हो गया, so it is coming 8 pi epsilon R। अब एनर्जी निकालना क्या बड़ी चीज है, आपको हो गए एनर्जी हो गया हाफ सी वी स्क्वायर, सी पता चल गया है, एनर्जी हो गया हाफ सी वी स्क्वायर, सी का फॉर्मूला मालूम है, तो कितना हो गया 8 पाई एप्सिलॉन R into V square by 2 is 4 pi epsilon R into V square। ओके, दिस इज सच ए सिंपल क्वेश्चन। बस खाली ये बताना था कि जो डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपोज होगा उसी में एनर्जी स्टोर होगा, बिकॉज हम लोग देख चुके हैं पहले से एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय हाफ ई स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो नहीं सकता। ठीक है, अगर हम पूछेंगे कोई एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसमें चार्ज क्यों है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इनसाइड, जीरो, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ऑल द एनर्जी इज आउटसाइड। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, जो ओल्ड पॉपुलर क्वेश्चन काफी पहले जेईई वगैरह में आ चुका है। इसमें ढेर सारे कंसेप्ट हमें समझना है, आंसर तो निकालेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं। हो क्या रहा है इसमें, दिया है कि एक छोटा स्फीयर है, एक मोटा स्फीयर है, अलग अलग रेडियस का, V1 V2 को चार्ज है। स्विच ऑन करेंगे, स्विच क्लोज किए, तो पहले बताओ कि इसमें स्विच क्लोज करने से पहले कुछ एनर्जी था, कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं फंडामेंटल। स्विच क्लोज करने से पहले कुछ एनर्जी था सिस्टम में, क्लोज करने के बाद भी कुछ एनर्जी रहेगा, तो एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा, पहले ये सोचना है। द एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज और डिक्रीज। अब देखेंगे कि दोनों स्फीयर का पोटेंशियल अलग अलग था। अगर दोनों स्फीयर का पोटेंशियल अलग अलग था, तो जैसे हम स्विच क्लोज करेंगे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो। प्रैक्टिकली पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो, बट कहने के लिए कहेंगे पॉजिटिव चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम द हायर टू लोअर पोटेंशियल। अगर V2 हायर है, इसमें से फ्लो करेंगे। चार्ज फ्लो किया तो दीवार की डन बाय द सिस्टम फोर्स और अगेंस्ट द सिस्टम फोर्स। बाय द सिस्टम फोर्स हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा, खुद फ्लो करेगा। So when system force is doing some work, energy of the system will decrease. Are you getting? समझ में आया क्या? Energy of the system will decrease अगर चार्ज फ्लो कर गया। मतलब अगर ये V1 V2 बराबर हो गए, स्विच क्लोज करने के बाद एनर्जी ऑफ द सिस्टम will increase or decrease? No change, it will remain same। समझ में आया क्या? अगर बराबर नहीं है, स्विच क्लोज करने से एनर्जी will decrease। ओके, पहला एस्पेक्ट हो गया। दूसरा हुआ कॉमन पोटेंशियल निकालना है। कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? हम कह सकते हैं कि आप फंडामेंटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, फंडामेंटल फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कैपेसिटेंस की फंडामेंटल से करेंगे तो चीजें आसान हो जाएगा। ये जो दोनों स्फीयर ध्यान रहे, काफी जगह जब क्वेश्चन दिया जाता है, ऑथर लिखता है, एक चीज को मिस कर जाता है, क्या? हेल्ड फार अवे। इफ दे आर नॉट फार अवे, देन आंसर विल बी टोटली डिफरेंट। इफ दे आर फार अवे मीन्स the potential here on the sphere will be due to the charge only on the sphere. Due to this charge, there is no potential because that is far away. If they are far away, process is different. If they are close to each other, process will be different. Okay. Now, if they are far away, as it is given in the question, आप क्या कहोगे? कहोगे कि इसका कुछ कैपेसिटेंस इफेक्ट था, कुछ एनर्जी था। किसके साथ था वो एनर्जी? ये छोटा स्फीयर है, कोई आइसोलेटेड स्फीयर का एनर्जी क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर कहेंगे।
हाफ स्विच कर जो कहेंगे उसमें वो सी क्या है, किसका कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ऑफ द सराउंडिंग। कहां तक, जहां तक जीरो पोटेंशियल होता है, जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। और आप जानते हैं कि ग्राउंड इज जीरो पोटेंशियल। आई कैन से ये स्फीयर का जो कैपेसिटेंस हम जानते हैं 4 पाई एप्सिलॉन आर, दैट इज नथिंग बट द कैपेसिटेंस हियर विथ ग्राउंड। ऐसा कनेक्शन का मतलब हुआ ये ग्राउंड कनेक्शन है। थोड़ा थोड़ा छोटा करके ले जाओ, यस, ये हो गया ग्राउंड कनेक्शन। डोंट थिंक दैट नंबर ऑफ बैटरीज आर कनेक्टेड। सो नाउ whatever is the capacitance of this one, call it C1, call it C2. This is C1. Similarly, this was also having some capacitance with ground. What is that? That is C2. Now you are joining them. This was at potential V1, this was at potential V2. You are joining them by conducting wire and you close the switch. You know ground is common to both of them. What you find? One capacitor C1 charged to potential V1, another capacitor C2 charged to potential V2 are connected across each other in parallel with like polarities together. Are you getting? है कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे इसमें? To find common potential. Common potential. क्या कहेंगे? नेट चार्ज क्या हो गया भाई? नेट चार्ज हो गया। इसमें कितना चार्ज था, इसमें कितना चार्ज था, इसमें कितना चार्ज था, C1 V1, इसमें कितना चार्ज था, C2 V2। नेट कैपेसिटेंस क्या हो गया? They were both forming capacitance with ground and switch is connected, ground is common, so these two capacities are coming in parallel across each other. Now there will be a common potential. Both of them will be at a common potential. What is the net capacitance? C1 is in parallel with C2. So what is the common potential? Q net by C net. It is C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus. So what is the common potential? Common potential will be this. Are you getting? Then what is the loss of energy? How much energy is lost? First we will see why energy is lost. Because there is a charge flow. Whenever you are connecting number of charged bodies and there is a charge flow, you will say energy of the system is lost. Because charges are flowing by the system forces, work is done by the system force, so energy of the system will decrease. If there is no charge flow, no energy loss. Suppose they will give you, here is a small sphere of radius R1 having a charge Q1. Here is a small sphere of radius R2 having a charge Q2 held far away. If they are joined to each other, what should be the condition? That there will be no change in energy. That means there must not be any charge flow. There must not be any charge flow means what you will say? Potential of this one must be equal to potential of this one. So Q1 charge is here, R1 is the radius, potential is KQ1 by R1, here it is KQ2 by R2. If KQ1 by R1 is equal to KQ2 by R2, there will be no charge flow, no energy loss. If it is not, then there is energy loss. KQ1 by R1 may be more than KQ2 by R2 or KQ2 by R2 is more than KQ1 by R1. Either case there will be some charge transaction. Once there is a charge transaction, energy of the system will decrease. Okay, so what is the condition that the energy of the system will not change? That is Q1 by R1 is equal to Q2 by R2. Are you getting? So now, as V1 and V2 are looking to be different, how energy of the system is lost? How much energy of the system is lost? तो देखो पहले क्या एनर्जी था, पहले क्या था, इनिशियल एनर्जी क्या था भाई, हाफ C1 V1 स्क्वायर, दूसरे का हाफ C2 V2 स्क्वायर। फाइनल एनर्जी क्या हो गया, हाफ C1 plus C2 net capacitance. And what is the common potential? C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2 हो गया कॉमन पोटेंशियल, इसका स्क्वायर। मारपीट करोगे तो एक C1 plus C2 कट जाएगा इसमें। You know the initial energy, you know the final energy. How much energy is lost? Energy lost is equal to final energy minus, initial energy minus final energy. अब C1 की जगह क्या डालेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद? C1 की जगह डालेंगे 4 पाई एप्सिलॉन R1, C2 की जगह 4 पाई एप्सिलॉन R2, सब कुछ कट पिट जाएगा। इसमें अगर हम 4 पाई एप्सिलॉन R1 डालेंगे, इसमें अगर 4 पाई एप्सिलॉन R2 डालेंगे, ये 4 पाई एप्सिलॉन R1, 4 पाई एप्सिलॉन R2, 4 पाई एप्सिलॉन will go common in the numerator as well as in the denominator. What formula will come out? V1 R1 plus V2 R2 by R1 plus
R2 रीडिंग। सो दैट वे यू सिंप्लीफाई। आपको मालूम होना चाहिए C1 क्या है 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1, C2 क्या है 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2। So substitute the corresponding values, find out the energy loss. Okay, I made it generalized. Had it been R and 2R, things would have been easy to calculate. Okay, so that way you could do question number 7 and 8. तो ये दोनों क्वेश्चन को देखते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें पहला वाला में दिया गया है कोई एक कैपेसिटर था 20 माइक्रोफैराड का जिसको चार्ज कर दिया 10 वोल्ट पे। देन इट वाज कनेक्टेड अक्रॉस ए 12 वोल्ट बैटरी विथ लाइक पोलैरिटीज टुगेदर। हो सकता है पूछेगा कि ऑन लाइक पोलैरिटीज टुगेदर, वो भी पूछ सकता है। फाइंड हीट जनरेटर। अच्छा, तो 20 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था, तो फर्स्ट केस में क्या था, व्हाट वाज द चार्ज? चार्ज वाज 20 into 10 200 माइक्रोकूलम। What was the energy? Energy was half CV square, half 20 10 का square is coming out to be 1000 microjoules। अब क्या हुआ, क्या था अरेंजमेंट? अरेंजमेंट था कि कैपेसिटर है और इसमें कितना वोल्ट है 10 वोल्ट है, कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड है, वो C है सपोज। सेकेंड केस में हुआ क्या? सेकेंड केस में हम लोग इसके सामने और इसके क्रॉस में एक बैटरी लगा देते हैं। लगा दे बैटरी। अभी जैसे बैटरी लगा दिया, कैसे लगाया? विथ लाइक पोलैरिटीज टुगेदर, मतलब कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट को बैटरी का पॉजिटिव, ऑन लाइक बोलता तो उल्टा लगा देते। कितना बैटरी लगाया? 12 वोल्ट। नाउ व्हाट इज द चार्ज? अगेन कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा नया वोल्टेज में। कितना वोल्टेज है? 12 वोल्ट में। तो क्या चार्ज हो जाएगा? इट विल बी C V2। C कितना था? By changing the potential, capacitance is not going to change. We know C is equal to Q by V. अगर V को बढ़ाएंगे C बढ़ेगा कि घटेगा? It will not change. It does not depend upon the values of Q and V. It depends upon A, epsilon and D. So nothing is going to happen. V बढ़ा दिए तो C तो वही रह गया। C वही रह गया, मतलब 20 माइक्रोफैराड ही रह गया। तो Q2 हो गया 20 माइक्रोफैराड, लेकिन अभी चार्ज कितना हो गया, वोल्टेज कितना हो गया? 12 वोल्ट। सो इट इज कमिंग 240 माइक्रोकूलम। अब ये हो गया चार्ज। अच्छा, तो अब फाइनल एनर्जी कितना हो गया भाई? एनर्जी हो गया कितना ना, हाफ 20 इंटू 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर ये हो गया 10 और ये हो गया 144, 1440 माइक्रोजूल्स। एनर्जी भी बढ़ गया, चार्ज भी बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, लेकिन ये सब कुछ नहीं पूछा गया। पूछा गया है हीट जनरेटेड। ओके, तो हम कैसे करेंगे? सपोज हम निकालना चाहते हैं EN3। क्या है? एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी कैसे निकालेंगे? एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी इज इक्वल टू चार्ज सप्लाइड इनटू बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट। चार्ज कितना सप्लाई हुआ? पहले था 200 माइक्रोकूलम, अब कितना है? 240 माइक्रोकूलम। सो इट इज 240 minus 200 into 12 is the energy supplied. कितना हुआ ये? 40 into 12 is 480 माइक्रोजूल्स। इतना एनर्जी बैटरी सप्लाई किया। ध्यान से देखो, कैपेसिटर में पहले क्या एनर्जी था? 1000 माइक्रोजूल था कि नहीं? अब क्या एनर्जी है? 1440। एनर्जी कितना बढ़ गया कैपेसिटर में? 440 माइक्रोजूल। इतना एनर्जी बढ़ाने के लिए बैटरी को कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ा? 480 माइक्रोजूल। 480 बढ़ाया, भेजा, तो बढ़ा कितना? 440, बाकी 40 जूल हीट हो गया। Are you getting? So rest 40 joule of energy, microjoule of energy is converted into heat. समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन को तो बाद में करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हीट जनरेटेड इज इक्वल टू कितना? हमने दिया EN3 एनर्जी, हमने मतलब बैटरी ने दिया, माइनस जो एनर्जी बैटरी दिया उसमें से कुछ कैपेसिटर में स्टोर हो गया। कितना कैपेसिटर में स्टोर हो गया? था 1000, अब हो गया 1440। था EN1, हो गया है EN2, सो माइनस EN2 माइनस EN1।
इतना एनर्जी दिए, इतना स्टोर हो गया, बाकी हीट जनरेट हो गया। So that is coming out to be 40 माइक्रोजूल्स। आपका काम होगा करने के लिए, अगर ऑनलाइन पोलैरिटीज होता तो क्या होता, वैसे ही करते। ऑनलाइन पोलैरिटी होता तो कितना होता, उल्टा चार्जिंग हो जाता। कितना चार्ज सप्लाई होता, ये 200 था, मान लो उल्टा लगाते हैं बैटरी का, पॉजिटिव को इधर नेगेटिव को इधर, तो अब इधर हो जाता कितना, इधर हो जाता 240 माइक्रोकूलम। पहले था कितना यहाँ पर -200, हो गया +240, मतलब कितना चार्ज सप्लाई हुआ 440 माइक्रोकूलम्स। समझ में आ रहा है क्या? तो हम देखें कि हीट जनरेटेड इन द सिस्टम इज कैलकुलेटेड लाइक दिस। कितना एनर्जी बैटरी दिया, जो एनर्जी बैटरी दिया उसमें से कितना एनर्जी स्टोर हुआ, बाकी हीट हो गया। इज दैट क्लियर? सो 40 माइक्रोजूल्स ऑफ एनर्जी और हीट एनर्जी इज जनरेटेड। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो आप लोग पॉज लगा के लिखो इसको, मैं मिटाता हूं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 करना है। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ए चार्ज इज हेल्ड, चार्ज Q दिया है, चार्ज Q इज हेल्ड एट द सेंटर ऑफ ए थिक हॉलो स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। ये क्या है ऐसे, ये थिक हॉलो स्फीयर है, मतलब ये थिकनेस है, कंडक्टर है, थिकनेस दिया है, कितना थिकनेस है B-1 का। ये जो चार्ज यहाँ पर रखा था, किसी थिन होल से इसको निकाल के इन्फिनिटी में ले लेंगे, तो व्हाट इज द वर्क डन इन डूइंग सो। अब सोचो यहां से चार्ज को निकाल के हम लोग यहाँ पे ले आए, जब यहाँ पे था क्या हाल था ऐसे, यहाँ पर Q चार्ज था, यहाँ पर -Q चार्ज था। इफ यू सी बुक्स मेथड इट इज टोटली डिफरेंट, वो भी ब्रिलियंट का क्वेश्चन है। +Q चार्ज हुआ, इसमें -Q चार्ज हुआ, यहाँ पर इंड्यूस होगा -Q, यहाँ पर होगा +Q। ओके, जस्ट ए मिनट, ये +Q, ये -Q और ये हो गया +Q, ऐसे करके चार्ज इंड्यूस हो गया। अब इसमें सिस्टम में कुछ एनर्जी था, कहां पे वो एनर्जी था, जहां पर डाइलेक्ट्रिक होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पर एनर्जी होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज से फ्लक्स निकल के इसे जा रहा है, सो हियर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ एंड देयर इज ए डाइलेक्ट्रिक आल्सो, सम एनर्जी स्टोर्ड हियर। इसके चलते जो फ्लक्स निकलेगा बाहर जाएगा, मतलब चारों तरफ का जो डाइलेक्ट्रिक है उसमें भी एनर्जी है, बाहर ले आएगा। जैसे चार्ज को हम लेके बाहर आ गए, अब ये दोनों चार्ज गायब हो जाएंगे, इंड्यूस्ड चार्जेस विल न्यूट्रलाइज ईच अदर, है ना, चार्जेस न्यूट्रलाइज हो गए। अब क्या होगा, एनर्जी कहाँ है, पूरा चारों तरफ भरा हुआ है। तो इस केस में जो एनर्जी है और इस केस में जो एनर्जी है, डिफरेंस क्या है? ये कंडक्टर था, कंडक्टर के अंदर हर जगह पोटेंशियल बराबर था, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। वैसे भी एक कंडक्टर है, नो एनर्जी इज स्टोर। तो ये जोन में एनर्जी पहले नहीं था, ये जो चार्ज है उसका ये जोन में एनर्जी नहीं था, लेकिन अभी ये जोन में भी एनर्जी है। रीडिंग, तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? पहले इसके चलते पूरा सारा चारों तरफ हर जगह एनर्जी था, सिर्फ ये जोन में कोई एनर्जी नहीं था क्योंकि एक कंडक्टर है। गेटिंग, इसमें एनर्जी नहीं था, लेकिन अभी इसके लिए पूरा इनफिनिट तक एनर्जी है। जो डिफरेंशियल एनर्जी होगा क्या, अगर ये नहीं होता, मतलब ये स्पेस होता, मान लो कि खुला स्पेस होता, 2 थीन कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होते, 2 थीन कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होते, तो यहाँ पर भी एनर्जी होता, यहाँ पर भी एनर्जी होता, यहाँ पर भी एनर्जी होता है कि नहीं, और बाहर निकालने में कोई बात नहीं होता, वो आसान से निकल जाता। लेकिन अभी जैसे इसको बाहर निकाल के लेके जाएंगे, कंडक्टर इसको वापस खींचेगा कि नहीं, इंड्यूस चार्ज होंगे वापस खींचेंगे, वी आर डूइंग सम वर्क, सो एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजिंग। तो कितना बढ़ जाएगा, तो क्योंकि ये थिक कंडक्टिंग स्फीयर है, ये जोन में कोई एनर्जी नहीं था। अब इसके चारों तरफ ये जो जोन रह गया, अब इसमें भी एनर्जी आ चुका है, तो एनर्जी बढ़ गया। कितना एनर्जी बढ़ गया, पहले देखो, अभी Q कूलम चार्ज है, ये स्फीयर में जितना एनर्जी था यहाँ पर भी वो एनर्जी था, इससे बाहर जो एनर्जी था यहाँ पर भी बाहर वो एनर्जी है। खाली ये वाला जोन में पहले एनर्जी नहीं था और ये वाला जोन में अभी कुछ एनर्जी आ चुका है। दैट इज द डिफरेंस इन एनर्जी। मतलब बताओ, पहले एनर्जी ज्यादा था कि अभी एनर्जी ज्यादा है? अभी एनर्जी ज्यादा है क्योंकि ये जोन में भी एनर्जी आ चुका है। तो जितना एक्स्ट्रा एनर्जी हुआ कहां से आया, यू डिड सम वर्क पुलिंग इट आउट,
कैसा वर्क? जब इसको खींच के बाहर निकाल के ले रहे थे, वो कंडक्टिंग स्फीयर से कोई एक चार्ज को आप दूर ले रहे हो, उसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा होगा, उस चार्ज को उल्टा खींच रहे होंगे, एंड यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स, सो एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजिंग, रिगेटिंग, तो बढ़ जाएगा। जैसे इसको हम बाहर ले आएंगे, एनर्जी सिस्टम का बढ़ जाएगा। पूछा है व्हाट इज द वर्क डन, अरे कितना वर्क होगा? जितना एनर्जी बढ़ गया, कितना एनर्जी बढ़ गया ना, ये जोन का एनर्जी बढ़ गया, ये जोन अगर हॉलो होता, जितना एनर्जी होता उतना एनर्जी बढ़ गया। सो हम कहेंगे दी वर्क डन इज इक्वल टू दी एनर्जी स्टोर्ड, दी एनर्जी stored in the space between two concentric spheres of two hollow concentric spheres of radii A and B, that is equal to, ये जो concentric sphere उसका कुछ कैपेसिटेंस है और उसमें क्या एनर्जी है? Q। दो प्लेट में एनर्जी क्या है? Q है। सो अगर ये हॉलो होता, इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस कुछ होता और चार्ज होता -Q, यू नो द एनर्जी है Q²/2c, है कि नहीं? सो यू से इट इज Q²/2 into C। C क्या हो गया? दी कैपेसिटेंस बिटवीन द, इन द स्पेस बिटवीन द टू स्फीयर्स, दैट इज Q²/2। C कितना है? 4πε∨AB/B minus, this becomes easy to calculate. Instead of taking self energy, total energy, all that, better you calculate this way. कितना वर्क होगा? अगर ये रीजन में भी एनर्जी स्टोर नहीं, ये रीजन में एनर्जी स्टोर नहीं था, निकालने के बाद ये एनर्जी में, ये रीजन में भी एनर्जी आ गया, बाकी रीजन में जो एनर्जी था अभी भी वही एनर्जी है, क्योंकि चार्ज हुई है, फ्लक्स हुई है, डाइलेक्ट्रिक हुई है। सो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, दैट इज द एनर्जी इन द स्पेस बिटवीन टू स्फीयर्स ऑफ रेडियस A एंड B। तो ये वाला स्पेस का कितना एनर्जी होता है, वही एनर्जी एक्स्ट्रा है, बाकी सारा एनर्जी तो है। ये छोटा स्फीयर के अंदर जो एनर्जी था अभी भी वो एनर्जी है, बड़ा स्फीयर के बाहर जो एनर्जी था अभी भी वो एनर्जी है। हाँ, ये कंडक्टिंग पार्ट में कोई एनर्जी नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ एनर्जी आ गया, तो हमें देखना है व्हाट इज द डिफरेंस इन एनर्जी, व्हाट इज द वर्क डन, दैट इज द एनर्जी इन द शेडेड रीजन हियर। तो 4πε∨AB माइनस हो गया कैपेसिटेंस और एनर्जी हो गया Q²/2c। इधर क्लियर? सबको समझ में आया?